नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक कहावत है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और मैं इस कहावत को इस तरह से थोड़ा कन्वर्ट कर दे रहा हूं कि भगवान जब आप लोगों का प्यार देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। परसों हमारी टीम बड़ी खुश हो रही थी कि हम लोगों के 48 घंटे में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए। परसों की बात है। आज हमारी टीम फिर खुश हो रही थी कि अगले 48 घंटे में फिर 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए। 52 लाख का परिवार हो गया। ये सपने की दुनिया है कि आठ सिर्फ 4 दिन में 2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ये शायद किसी भी यूट्यूबर्स को इतना नसीब होता नहीं है। ये कह रहा हूँ, भगवान जब देता है तो आपका प्यार छप्पड़ फाड़ के देता है। कल 3 वीडियो डाले राजीव रंजन सिंह से बात करते हुए, अभय दुबे जी का, राजीव जी का, तीनों 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। ये देश का भरोसा है जो 4PM पर आप लोगों का जुड़ा है। हम 5 महीने से इसीलिए देश में नंबर 1 की स्थिति में है पॉलिटिकल कमेंटेटर में। हमारी एक कोशिश रही पूरे चुनाव में कि हम सच बोलें। हम इकलौते चैनल थे जब ABP चैनल पर दिखाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की 2 सीटें आई हैं। उसी दिन मैंने शो किया था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो चुनाव का 7वां चरण आते आते हम ये कहें कि इंडिया गठबंधन NDA से आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तब लोगों ने मजाक उड़ाई, लेकिन हकीकत वही हुई। जिद सच की हमारा जो स्लोगन है वो इसीलिए है। आज इसी तरह की एक जिद पर हम और चर्चा करेंगे। लगभग 4-5 दिन पहले शो किया था कि जब हमने और राजीव रंजन सिंह ने कि जब दिखाया था कि खेल क्या हुआ है, शेयर मार्केट का, सरकार का, जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनी, उन सबका रैकेट क्या है। सबसे पहले देश भर में हमने उस रैकेट का पर्दाफाश किया था। राहुल गांधी ने उसी रैकेट पे पर्दाफाश करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके तुरंत बाद पीयूष गोयल ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसमें कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। खेल क्या है इस पे मैं बताऊंगा। भाजपा में बड़ा घमासान मचा हुआ है। संघ चाह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान JP नड्डा की जगह ले लें। संघ दोबारा से पार्टी पर कब्जा करना चाह रहा है। जो कब्जा मोदी जी ने संघ को किनारे करके किया था, संघ उस पर अड़ गया है, वापस ले आए। नायडू और नीतीश चाहते हैं कि मोदी ये कोशिश करें, कोशिश ही नहीं, ये सुनिश्चित करें कि अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेहद घमासान है। भाजपा की संसदीय दल की बैठक पे सबकी निगाह लगी हुई है। अगर संघ का इशारा हुआ तो उस संसदीय दल की बैठक में मोदी के खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है। तमाम राजनीतिक बातें हैं। चलते हैं नागपुर में उस पत्रकार के पास जो एक बड़ी बिजनेस मैगजीन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं। उनसे इस पूरे प्रकरण पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं राजीव रंजन सिंह, आप सबके परिचित हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। घमासान मचा हुआ है, पहले घमासान पे बात करते हैं, फिर बाद में शेयर मार्केट पे आते हैं। संघ चाह रहा है कि जो अपमान उसका हुआ, आप नागपुर में रहते हैं, आप ही ने वो खबर ब्रेक करी थी कि 10 साल बाद पहली बार मोदी गए थे बनारस, नागपुर में गए थे, और नागपुर में गडकरी उनसे मिलने नहीं गए थे, पहली बार रुके थे रात में वो। अब संघ के तरफ से सूचना आ रही है, संघ की तरफ से सूत्र बता रहे हैं कि संघ चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी की कमान संभालें, अमित शाह गृह मंत्री ना बने। ये सारा खेल, ये सारा घमासान कब तक चलेगा? क्या मोदी इस बार प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? कि संघ को हाशिए पे, संघ को 10 साल में धीरे धीरे करके हाशिए पे पहुंचा दिया गया। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि जो आप बोल रहे गृह मंत्री अमित शाह ना बने, ये संघ की डिमांड कम है और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड ज्यादा है। क्योंकि जेल जो इनको भेजा गया था वो किसके इशारे पे भेजा गया था, चंद्रबाबू नायडू अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरी बात, आप सही बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के हाथ में कमान हो, और क्यों ना हो, मैं पूछता हूं क्यों ना हो भाई। जो आदमी 8-8.5 लाख के मार्जिन से जीता है, जिस आदमी ने 20 साल तक एक बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार चलाई वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर में। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज जाके आप सड़कें देखिए, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ही गया था घूमने के लिए पंचमढ़ी में, क्या बेहतरीन सड़कें बन गई। तो आप इस बात को समझिए कि यदि संघ डिमांड कर रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं। JP नड्डा जी का क्या क्लेम टू फेम? JP नड्डा जी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर एक कंस्टिट्यूएंसी है जहां से 4 बार MLA रहे थे। वो और नितिन गडकरी जी ने उनको मौका दिया, नेशनल लेवल पे लेके आए। तो उसके पहले उनका क्या क्लेम टू फेम है? ये तो शिवराज सिंह चौहान ने इतने साल तक एक महत्वपूर्ण प्रदेश की कमान संभाली, तो उनका हक क्यों नहीं बनता? और उनको आपने हाशिए पे पहुंचा दिया।
और उसके बावजूद भी वो आदमी 8 साढ़े 8 लाख के मार्जिन से जीता। एकमेव स्टेट है वो जहां पे पूरी 29 में से 29 सीटें भाजपा को मिली है। ठीक है, दिल्ली को तो हम स्टेट गिनते ही नहीं है भैया, क्योंकि इन्हीं की हरकतें ऐसी हैं कि दिल्ली जो है वो आज की डेट में स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है, लोग समझ नहीं पा रहे। ठीक है, गुजरात में भी कांग्रेस एक सीट जीत गई, गुजरात में भी एक सीट जीती है बनासकांठा से। पर मध्य प्रदेश एकमेव ऐसा बड़ा राज्य है देश में जहां पे पूरी की पूरी सीटें जो है वो भाजपा ने जीती है। तो यदि संघ चाहता है कि कि भाजपा की कमान जो है शिवराज सिंह चौहान के हाथ में जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और संघ यदि ये चाहे कि देश की कमान नितिन गडकरी के हाथ में जाए तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी सरकार अपनी जब अचीवमेंट गिनाती है तो अचीवमेंट के अंदर में सारे अचीवमेंट तो गडकरी साहब के मंत्रालय से रिलेटेड है। जब देखो गडकरी साहब के बनाए हुए रोड हाईवे को तो दिखा दिखा के ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर गडकरी साहब सरकार की कमान संभालने की यदि उनका नाम चलता है या शिवराज सिंह चौहान का पार्टी का कमान संभालने का नाम चलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये आत्ममंथन करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के हर चुने हुए सांसद को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना चाहिए कि ये 100 से ऊपर जिन लोगों को टिकटें दी गई थी, ये टिकटें किसने दी थी? संघ ने तो दी नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान ने दी नहीं थी, नितिन गडकरी ने दी नहीं थी। ये किसने दी थी जो दूसरे पार्टी से यहाँ पे लोग आए? उत्तर प्रदेश में जो बुरी हालत हुई वो बाबा के कारण कोई बुरी हालत नहीं हुई है, वो हालत जो है जिसने टिकट बांटी है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए अमित शाह ने बड़ा ही एक शतरंज की तरह चाल चला। उन्होंने सोचा कि मैं ये टिकट देता हूं, जीत गए वहां से तो मेरा क्रेडिट है, मैंने जीता है और सरकार हमारी मजबूत होगी, ज्यादा एमपी आएंगे। और यदि हार गए तो मैं पूरा ये ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ दूंगा कि राज्य में जिस जो मुखिया है उसने साथ नहीं दिया, उसके कारण अब हारे, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये सोच के अमित शाह उतरे थे। पर अमित शाह जी को ये समझ में नहीं आया कि वो एक्सपोज हो जाएंगे। पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता जिनको कोई लेना देना नहीं है ना बाबा से ना अमित शाह से, वो सब के सब आज अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अमित शाह ने सिंगल हैंडेडली यूपी में बुरी स्थिति में भाजपा को ला दिया है। और ऐसी बहुत हद तक संभावनाएं बन रही हैं कि अगले विधानसभा में भी जो है वो भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहेगा, क्योंकि बाहर के लोगों को बहुत तरजीह दी गई है भारतीय जनता पार्टी में, जिससे संघ भी नाराज है और जो इनके मूल कार्यकर्ता एकदम निराशा की स्थिति में चले गए हैं। वो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत ज्यादा काम करेंगे। और एक लास्ट चीज संजय जी मैं कहना चाहूंगा, इस पूरे इलेक्शन के जो अनसंग हीरो हैं, जो सबसे बड़े हीरो हैं, वो हैं अखिलेश यादव। 37 सीट जीतना किसी ने भी सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतेगी। राहुल गांधी भी अनसंग हीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर राहुल गांधी की तारीफ बहुत लोग कर चुके हैं। पर अखिलेश यादव ने जो वहां कारनामा कर दिखाया, इस कारनामे पे कोई गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं कर रहे। सब बोल रहे हैं कि भाई ये 37 सीट, ये मतलब भाजपा जो हारी वो आपसी कलह के कारण हारी। पर अखिलेश यादव ने किस खूबसूरती के साथ में पार्टी का कमान अपने हाथ में लेते हुए टिकट वितरण किया, और जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वाह क्या दर्शक उसमें, मतलब इतने ज्यादा लोग आ रहे थे कि ये सारे के सारे लीडर जो हैं एनडीए के और यूपीए के, उनको उस चीज को नोटिस करना चाहिए एंड दे शुड टेक ए लेसन फ्रॉम इट। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये दो बहुत बड़े अनसंग हीरो। ममता बनर्जी के ने तो क्या क्या नहीं बोल दिया था इन्होंने, 28 सीट जीत जाएंगे बोलते भाजपा वहां पे बंगाल में, और जब आया तो उल्टा ही हो गया। तो ये मतलब कहां तो बोल रहे थे कि 1/3 सीट जो है 18 से 27 पहुंच जाएगा भाजपा, और कहा हुआ कि 1/3 सीट हार गया, 18 से 12 पे आ गया। तो ये जो है अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, राहुल गांधी हो गए, 99 पे पहुंचाना 52 से, ये मजाक की बात नहीं है। राहुल गांधी और खड़गे की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑफकोर्स कर्नाटका एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। लोग सोच रहे थे कि कम से कम 20 सीट जो है वो कर्नाटका में आएगी, और 20 नहीं भी आई तो कम से कम 15-16 तो आएगी, पर वो हो नहीं पाया।
तो वो एक थोड़ा मतलब दुख की बात है, परंतु बाकी सारे राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। हेमंत शर्मा जिसके ऊपर किताब निकाली थी घोटालों की, उसको सीएम बना रहे हैं कांग्रेस से आए हुए। बताइए, तो ये भाजपा जो है, ये भाजपा वो भाजपा रही नहीं जिसको 1980 में इन लोगों ने शुरुआत किया था, या जिस भाजपा के बारे में हम और आप पढ़ते थे, या जो हम लोगों ने जर्नलिज्म के शुरुआत के दिन में जिसकी विवेचना की। ये एकदम अलग भाजपा है। ये ट्रेडर्स बनिया लोग की पार्टी हो गई है पूर्णतः, जिसमें कहीं कहीं कुछ ब्राह्मण चेहरे दे दिए जाते हैं, कहीं कहीं कुछ क्षत्रिय चेहरे दे दिए जाते हैं, है ना। पर पूर्णतः जो है ये गुजराती बनियों की पार्टी रह गई है। आज अगर आप टॉप 3 लोग देखें तो टॉप 3 लोगों में 2 तो गुजराती हैं और तीसरे नड्डा जी नहीं है, गलत फहमी में मत रहना, राजनाथ सिंह भी नहीं है। तीसरे नंबर पे पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल जो है, ये पार्टी के अंदर में इनका बहुत बड़ा कद है, ये लोग समझते नहीं है। आज भी जब इनके ऊपर में मुसीबत आई, जब राहुल गांधी ने दागा एकदम मिसाइल, तो किसको सामने बैठाया इन्होंने? पीयूष गोयल को। खैर वो बात की क्वेश्चन में आपके मैं लूंगा, पर राहुल गांधी ने तो कहने आज का राहुल गांधी ने तो आज जी वो सब आरोप लगा दिए जो हमने और आपने 4-5 दिन पहले कहे थे। शेयर की एग्जिट पोल जो है वो इसीलिए कराए गए थे जिससे शेयर मार्केट में उफान आए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब कह रहे हैं कि शेयर खरीद लो। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्राइम मिनिस्टर बोली लगा रहा हो, जैसे ऐसा हाल हो गया कि प्रधानमंत्री बोली लगा रहा हो, भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो। इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ कि शेयर मार्केट का कोई जरा से भी इंडिकेशन दे दे। क्या एक राहुल गांधी ने तो जेपीसी की बात ही करी है केवल, क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये तो अपराध है। आप प्रधानमंत्री रहकर आप इशारा कर रहे हो शेयर खरीदो, शेयर खरीदे जाते हैं, 24 घंटे बाद आपको पता है कि एग्जिट पोल फंड आपकी सरकार नहीं दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है एग्जिट पोल। मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ राजीव जी, क्या जांच एग्जिट पोल वाली कंपनियों की नहीं होनी चाहिए? प्रदीप गुप्ता के पास कितनी दौलत है, दुबई में बैठे हुए सी वोटर्स के यशवंत जी के पास कितनी दौलत है, प्रशांत किशोर किसके इशारे पर 300 से ज्यादा बीजेपी को दे रहे थे, क्यों गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री शेयर मार्केट को बढ़ा रहे थे? पता था कि एग्जिट पोल अभी तो बढ़ा हुआ दिखा रहा है तो शेयर मार्केट बढ़ेगा, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आपको पता है क्या होने वाले हैं, तो ये गिरेगा, लाखों करोड़ रुपए डूबेंगे लोगों के। और क्या संभव है कि जब देख लिया होगा सरकार जा रही है तो जाते जाते लाखों करोड़ रुपए बनाने की इच्छा जागृत हो गई है कुछ लोगों की। इतना बड़ा स्कैंडल मेरे ख्याल से देश के सबसे बड़े स्कैंडल के रूप में निकलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो स्वतः संज्ञान ले, बहुत संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच होनी चाहिए, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी जांच करें कि क्या वाकई में खेल हुआ, क्या ये नेता, ये एग्जिट पोल करने वाले, ये मीडिया के बड़े बड़े चैनल, ये सब इस हजारों करोड़ लाखों करोड़ की लूट में शामिल थे? आपका क्या मानना है राजीव? देखिए, आपका सवाल बहुत बड़ा है। इसको 2-3 इसके अंदर जो पोर्शन है जो मुझे समझ में आया, उसको एक एक करके लेते हैं। पहला आपने बात किया राहुल गांधी की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली। दूसरी आपने बात की एग्जिट पोल वालों की, और पीयूष गोयल टाइप जो लोग हैं, प्रदीप गुप्ता टाइप लोग जो हैं, उनकी बात की, पीयूष गोयल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, और तीसरी बात की आपने पीआईएल की। तो एक एक करके लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। आपने जो बात की, देखिए मैंने 2 हफ्ते पहले ही 2 हफ्ते बोल रहा हूं, 2-3 एपिसोड पहले ही मैंने कहा था कि ये बड़ा ही अनोखा संयोग है कि जो बातें 4 PM के संजय शर्मा शो में मैं और आप डिस्कस करते हैं, जो भी इंटरव्यू में बोलता हूं, राहुल गांधी जी कुछ दिनों बाद उन चीजों को उठा, आज फिर देखिए वही संयोग हुआ है। तो जो कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, शायद संजय शर्मा और राजीव रंजन सिंह के चेहरे को भी ध्यान में रख के अर्जुन के साथ में ये शायद उन्होंने कहा जो महाभारत की शुरुआत हुई उसमें शुरुआत में लिखा है संजय उवाच, संजय ने कहा। तो शुरुआती गीता की है ना, संजय उवाच, संजय के मुंह से सुनना है महाभारत। जी, थोड़ा माहौल बोझिल हो रहा था इसलिए थोड़ा हल्का बनाया जाए। तो एनीवेज, तो कहने का अर्थ ये है कि राहुल गांधी ने जो भी सवाल उठाए वो गलत नहीं थे, वही तो हमने भी अपने प्रोग्राम में बोला, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा सा उसको मतलब चार्ट्स वार्ट्स के द्वारा प्रस्तुत किया, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाया, और उन्होंने बोला भी कि क्रोनोलॉजी को समझिए। अमित शाह का पंच लाइन में उन्होंने यूज कर,
और बकायदा क्रोनोलॉजी समझा, और उन्होंने वही बात को उठाया जो मैंने 2 हफ्ते पहले बोला था कि इन्होंने शेयर मार्केट की बात करना शुरू कब किया, जब इलेक्शन की वोटिंग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ बढ़नी चालू। सबसे पहली बार जो है 13 तारीख को अमित शाह जी ने बोला 20 तारीख को बॉम्बे में इलेक्शन होने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में 19 तारीख को नरेंद्र मोदी ने बोला जब अगले दिन बॉम्बे में इलेक्शन होने वाले, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने फिर बोला दिल्ली के इलेक्शन के पहले, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार बोला। तो दिल्ली और बॉम्बे की जो जनता है ये सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। गुजराती भी करते हैं, पर गुजरात में तो इनका एकाधिकार है, तो इनको वहां के लोगों को पटाने की जरूरत नहीं थी। पर दिल्ली में और बॉम्बे में स्थिति इनके अनुकूल नहीं थी, और वहां मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, गोदी मीडिया देखने वाले बहुत लोग हैं। तो इनको लगा कि मार्केट का जो है अच्छा रूप दिखा के जो है इन लोगों के वोट को लिया जाए, और कुछ हद तक सफल भी हुए दिल्ली में। वो बॉम्बे ने तो इनको नकार दिया, पर दिल्ली में कुछ हद तक सफल हुए। और ये स्ट्रैटेजी ये उसी टाइम आक्षेप कांग्रेस को उठाना चाहिए था, परंतु पता नहीं क्यों नहीं उठाया। एनीवेज, देखिए ये तो ही राहुल गांधी की बात। दूसरा जो आपने बोला पीयूष गोयल, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि पीयूष गोयल देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं, और वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। कृपया करके आपके दर्शक ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से सुने जो अब मैं बताने वाला हूं। देखिए, ऐसा है, स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है हर व्यक्ति को। आज जो पीयूष गोयल बोल के गए कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ, और उन्होंने उसका क्या लॉजिक दिया कि जिस दिन मार्केट ऊपर भागा था उस दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने स्टॉक्स को खरीदा ऊंचे दामों पे, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचा, तो रिटेल इन्वेस्टर्स फायदे में रहे। और जिस दिन उल्टा हुआ, वाइस वर्सा, उस दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नीचे के दाम पे बेचा और रिटेल इन्वेस्टर्स ने नीचे के दाम पे खरीदा। इतना बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं देखा। देखिए इसमें झूठ क्या है मैं आपको बताता हूं। पीयूष गोयल ने जो डाटा दिया है, ये दिया है कैश सेगमेंट का, कैश मार्केट का। मैं आपके जनता को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने, इंडियन स्टॉक मार्केट का 99.6% जो है वो डेरिवेटिव मार्केट है। कैश सेगमेंट सिर्फ 0.4% है। मैंने फॉर्च्यून इंडिया में एक स्टोरी लिखा था 26 अक्टूबर को, बाद में सारे टीवी चैनल ने उस स्टोरी को पकड़ा और दूसरे प्रिंट मीडिया ने। स्टोरी की हेडलाइन थी, अलर्ट, डेरिवेटिव्स नाउ 99.6% ऑफ मार्केट वॉल्यूम्स। आप गूगल में जाके, गूगल सर्च इंजन में राजीव रंजन सिंह और ये हेडलाइन डालिए, आपको मिल जाएगी स्टोरी। आज जो स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम है उसमें 99.6% जो वॉल्यूम है वो डेरिवेटिव्स का है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, और सिर्फ 0.4% जो है वो कैश सेगमेंट का है। पीयूष गोयल यही 0.4% के बारे में बोल के गए, 99.6% जो वॉल्यूम है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। और पूरा गेम जो हुआ है एग्जिट पोल के द्वारा, ये 99.6% वाले फ्यूचर एंड ऑप्शन में हुआ है, ये कैश सेगमेंट में नहीं हुआ है। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने नालायक पत्रकार बैठे हुए थे कि एक ने भी ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा कि जो आपने डाटा दिया है ये कैश सेगमेंट का है कि एफएनओ सेगमेंट का है। हमारे जैसे अगर वहां बैठे रहते तो इनको समझा देते थे 2 मिनट की, पर वहां हमारे जैसे लोगों के सामने ये आएंगे भी और ये फालतू की बातें करेंगे भी। मैं कांग्रेस और सारे विपक्षी दल और एनडीए के दलों को ये बताना चाहूंगा कि 99.6% जो है डेरिवेटिव हो गया है। अब उसके अंदर मजे की बात सुनिए, जो दुख की बात है, दुख की बात है। क्या होता है, आज इंडिया में 193 शेयर जो हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल। उसके अलावा इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी। आज का ये इतने दुष्ट लोग हैं, दुष्ट, मैं शब्दों का चयन बड़ा सोच के कर रहा हूं। कोरोना के बाद से इन लोगों ने जो पहले मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी, मंथली एक्सपायरी को खत्म करके वीकली एक्सपायरी बनाई। ठीक है, पहले 1 महीने में एक्सपायरी के दिन 100 लाख करोड़ के आसपास में एफएनओ का वॉल्यूम जाता था। आज संजय जी आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर हफ्ते एक्सपायरी के दिन 500 लाख करोड़ का जो है सिर्फ वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर।
आप सोचिए यदि 400 लाख करोड़ मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट का और 600 लाख करोड़ का यदि ट्रेड हो रहा है तो 1.33%, 1.25 से 1.33 टाइम्स ऑफ एंटायर स्टॉक मार्केट एक दिन में ट्रेड हो जाता है, पूरे मार्केट कैप का 1.25 से 1.33 टाइम्स। पहली चीज ये हुई। दूसरी, इतने बदमाश लोग हैं, इन्होंने मंथली एक्सपायरी से वीकली एक्सपायरी बनाया। किसने इनसे बोला था कि वीकली एक्सपायरी दो? आप पूरे भारत को खेलो इंडिया खेलो बना रहे हो, आप लोगों को जो है सट्टाबाजारी सिखा रहे हो, आप लोगों को जो बेरोजगार नवयुवक है उनको ट्रेडिंग के जाल में उलझा रहे हो। आपको किसने बोला था कि आप वीकली एक्सपायरी? अच्छा, वीकली एक्सपायरी में भी हर दिन कोई ना कोई ऑप्शन का एक्सपायरी डे है। ट्यूसडे को जो है फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी होता है, वेडनेसडे को जो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है, फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है। तो इन्होंने तो लोगों को, भारत की जनता को गैम्बलर बना दिया, गैम्बलर। आज जो है गैम्बलर हो गए पढ़े लिखे लड़के, बेरोजगार लड़के, दिन भर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। और सेबी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, वही स्टोरी में मैंने लिखा है कि सेबी की रिपोर्ट ने कहा 45,000 करोड़ जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ने लूज किया है ट्रेडिंग में पिछले साल। ये कहां कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जो इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट से तो भाजपा ने सिर्फ 18,000 करोड़ कमाए थे। यहां रिटेल इन्वेस्टर 45,000 करोड़ का नुकसान कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के द्वारा। और उसमें उन्होंने, सेबी ने कहा है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर लॉस खाते हैं और एवरेज लॉस जो है पर पर्सन का वो है 56,000 रुपए, 56,000 रुपीज, और 45,000 करोड़ का पूरा लॉस है। आज जो रिटेल ट्रेडर, जो बेरोजगार नवयुवक हैं या रोजगार वाले भी जो नवयुवक है, जिनको इन्होंने गैम्बलर बना दिया है, पंटर बना दिया है, ठीक है, ये लोग जो हैं 8 टाइम्स बढ़ गए हैं। कोरोना के पहले 2019 में सिर्फ 5 लाख एक्टिव ट्रेडर्स थे, आज 40 लाख क्रॉस कर गए, 45-50 लाख एक्टिव ट्रेडर्स हो। अब बताइए, ज्यादा ही होंगे, शायद 70 लाख पहुंच गए, क्योंकि ये तो पिछले साल की रिपोर्ट थी। तो आप अपने देश की जनता को क्या बना रहे हो? पंटर बना रहे हो, गैम्बलर बना रहे हो। आपसे किसने मांगा था कि मंथली एक्सपायरी खत्म करके आप वीकली एक्सपायरी बनाओ, और वीकली एक्सपायरी में भी हर दिन एक्सपायरी को क्रिएट करो? ये जो है देश की जनता को पीयूष गोयल दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने जो बोला कि उस दिन लॉस नहीं हुआ, देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे आपने जो स्टॉक अगर लॉन्ग किया है, खरीदा है, तो अगर वो नीचे जाता है तो आपको मार्जिन मनी भरना पड़ता है, नहीं तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली काट दी जाती है। तो ये मार्जिन मनी क्या राजीव भरेगा? राजीव का ससुर भरेगा? कौन भरेगा? ट्रेडर ही भरेगा ना। तो ये क्यों नहीं बोल रहे? ये जो बोल रहे हैं पूरा झूठ, कोरा झूठ। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि वहां बैठे हुए एक भी पत्रकार ने इनसे सवाल नहीं पूछे, कठिन सवाल एक ने भी नहीं पूछा कि साहब जो आप बोल रहे हो कि लॉस नहीं हुआ, तो आज तो इंडिया का स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम 99.6% फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है। तो आप जो डाटा दे रहे हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है क्या? तो उसमें उनका आंसर सुनना चाहिए था। फिर उनको पूछना चाहिए था कि साहब ये वीकली एक्सपायरी क्यों बनाया आपने? आप हर दिन एक्सपायरी क्यों बना रहे हो? आप सट्टा क्यों खिला रहे हो? जेपीसी 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 जेपीसी, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जो है, उसी से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मेरे पास में तो कई सारी डेट्स हैं जिससे मैं प्रूफ कर दूंगा जब कभी भी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी और जब मुझे लगता है निष्पक्ष रूप से जांच होगी कि किस तरीके से कुछ मीडिया के लोगों ने, किस तरीके से कुछ जो है पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने पैसे बनाए। परंतु अब वही है कि कब आती और कब निष्पक्ष जांच होगी, ये इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पत्रकारों ने भी बहुत घालमेल किए हैं। सारे पत्रकारों की जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन चैनल के लिए काम करते हैं और जो फाइनेंशियल पिंक पेपर्स के लिए काम करते हैं, इन सब के पोर्टफोलियो की जांच होनी चाहिए। इनके ससुर, समधी, भाई, बेटा, बहन जो भी है, सबकी जांच होनी चाहिए। 3 ऑलरेडी जो है पत्रकार, एंकर जो है, सेबी ने उनके ऊपर में बैन लगा चुका है पिछले 2-3 साल के अंदर में। तो संजय जी, ये बहुत बड़ा घपला है। इसमें नेता भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, इसके अंदर में पत्रकार भी शामिल है। और ओपिनियन पोल देखिए, प्रदीप गुप्ता ने तो अपनी कलई खुद ही खोल दी। इन्होंने जो बोल दिया ना कि ये मेरे सखा है बचपन के, और अगले दिन जो है
ये सखा आ गए उनको बचाने के लिए। मैं बोलता हूं प्रदीप गुप्ता के हर एसेट की जांच होनी चाहिए। इनके खुद के ट्रेडिंग जो है ना, इनको बोलना चाहिए फालतू बात बाद में, पहले आप अपनी बीवी अपने बच्चों के सबके आप जो है डीमैट अकाउंट जो है वो डिस्क्लोज कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज कीजिए, क्या क्या किया। और अमित शाह और उनके बेटे का भी और उनकी बीवी का भी ट्रेडिंग अकाउंट चेक होना चाहिए कि ये क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए यही बात यदि मैं और आप करते तो आज तो हमारे पूरे खानदान के जो है ये लोग अकाउंट चेक करके इन्वेस्टिगेशन बैठा चुके रहते। तो इनके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये जांच के लिए तैयार है? अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, प्रदीप गुप्ता जी, आपके जो दुबई में बैठे हुए यशवंत देशमुख जी, ये सब के सब स्टॉक मार्केट के अंदर खिलवाड़ कर रहे हैं संजय जी, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको सामने आना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो है आने वाला हफ्ता राजनीति के लिए बहुत बड़ी उथल पुथल लेकर आएगा। हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये थे राजीव रंजन और हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उठापटक हो रही है, ये जो हफ्ता है वो बहुत तूफानी हफ्ता है। कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी संन्यास ले सकते हैं, गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गडकरी हाशिए पे जा सकते हैं। हाशिए पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि अब संघ का हाथ है, तो गडकरी और राजनाथ बहुत बड़ी भूमिका में रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री नहीं भी बन सकते हैं। जाहिर है एक एक बिंदु पे हमारी निगाह रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे हम पे, ये हमारी कामना है। थैंक यू। Thank you.